फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सीटेट 2022 सीडीपी एमसीक्यू की सीरीज लेकर। 11वीं क्लास पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आपके जो ये क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, आप जब भी पेपर देंगे, जब जिस दिन भी देंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ तो ज़रूर आपके सामने मिलेंगे। आपको सेम नहीं हो सकता है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, उसके ऑप्शन चेंज कर दिए जाए, बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट पीछे का वो यही रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी ज़रूर ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का बहुत काम करते हैं ये। लाइक भी ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। और पीछे क्लासेस जो है अगर आपने मिस की हैं तो उसका लिंक भी, प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लिंक पे आप क्लिक करिए, आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी, तो आप वो सारी क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज के बढ़ते हैं आज की क्लास को आगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है पहला। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following does not facilitate student thinking? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्टूडेंट की थिंकिंग के लिए फैसिलिटेट नहीं है बताना है। सबसे पहला है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सेकंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज, थर्ड पैसिव लिसनिंग, फोर्थ है सोशल पार्टिसिपेशन। नीचे जो है आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से बच्चे की जो थिंकिंग है वो इन्हेंस होती है, बढ़ती है। मीनिंगफुल एक्टिविटीज जो है वो भी बच्चे को कराने से बच्चे की थिंकिंग जो है इन्हेंस होती है। सोशल पार्टिसिपेशन करने से भी उसकी जो थिंकिंग है वो इन्हेंस होगी। लेकिन जब बच्चा पैसिव लिसनिंग करता है, यानी बस सुनता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, तो उसकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चा जब हम सुनते हैं, हम भी अगर सुनते हैं बहुत सारी चीजें, तो जो लर्निंग सुनी जाती है उनमें से हमारे पास कुछ ही रह जाती है। दूसरा, जब हम कुछ सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो है हमारा अगर जवाब नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शन चीजें आती हैं, तो वो कैसे दूर होंगे। अगर बच्चा जो है रिएक्ट नहीं करेगा, पैसिव लर्निंग करता चला जाएगा, सुनेगा नहीं, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसका क्लास में। हम जब भी बात करते हैं कि टीचर को क्लास में अगर लेक्चर लेना है तो लेक्चर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चे को इन्वॉल्व पूरा करना चाहिए, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर पैसिव लिसनिंग सिर्फ बच्चे करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो वहां जो है उनकी जो थिंकिंग है वो फैसिलिटेट नहीं करेगी, इनहेंस नहीं करेगी, उनके लिए वो सही नहीं है। तो सही हमारा ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटी इज लाइकली टू डैश लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। अगर बच्चों को डैश अपॉर्चुनिटी दी जाए हैंड ऑन एक्टिविटीज की, यानी खुद से करने की, तो उनकी लर्निंग डैश होगी स्टूडेंट्स की। अवॉइड करने पर, अवॉइड की जाए हैंड ऑन एक्टिविटी, तो उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी। फैसिलिट यानी बच्चों को सुविधा दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए एक्टिविटीज करने की, तो वो बढ़ेगी उनकी लर्निंग। डैश प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी दी जाए प्रेजेंट करने की और हैंड ऑन एक्टिविटी, तो उनको ठहरने की लर्निंग ठहर जाएगी। लास्ट, प्रिवेंटिंग और इनहेंस, अगर उसकी रोकथाम की जाए हैंड ऑन एक्टिविटी की तो वो बढ़ेगी। सीधी सी बात है, हम लोग बात करते हैं हैंड ऑन एक्टिविटी की, तो वो बच्चे को हमें करानी चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो है ये गलत होता है, और अवॉइड करने से इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं हैंड ऑन एक्टिविटी प्रेजेंटिंग करती हूँ, बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए करती हूँ, तो उनकी लर्निंग ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। अगर बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करने के लिए मैं कहूंगी उसको, तो उसकी लर्निंग जो है रुकेगी नहीं। थर्ड ऑप्शन भी हमारा इसलिए गलत होता है।
फर्स्ट, रोकथाम की जाए उसकी तो बढ़ेगी। अगर मैं बार बार, हम लोग कहते हैं हैंड ऑन एक्टिविटी बच्चे को करवानी चाहिए, खुद से बच्चा करके सीखेगा, तो वो भी हमारा गलत होता है। बच्चे को रोकने से उसकी जो है लर्निंग बढ़ेगी नहीं। हमारा सही ऑप्शन बचता है सेकंड, बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटी करने की अगर सुविधा दी जाए तो वो उनकी लर्निंग बढ़ेगी, इनहैंस होगी, इंप्रूव होगी। तो सही ऑप्शन है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ लर्निंग। नीचे जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहली, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी दैट आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट जो है अच्छे से लर्न करते हैं जब उनको पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्टिविटी में, और वो एक्टिविटी जो है उनके रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट होती है। सेकेंड, students learn best when they participated in activity that are not related to their context. स्टूडेंट जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तब वो अच्छा लर्न करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी जो होती है उनके रिलेटेड नहीं होती, उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है, स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगलेस एक्टिविटी। स्टूडेंट अच्छा तब लर्न करते हैं जब उनको पार्टिसिपेट करते हैं वो मीनिंगलेस एक्टिविटी में। फोर, students learn best when they participate in mechanical activities. स्टूडेंट अच्छा तब लर्न करते हैं जब वो यांत्रिक या मैकेनिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे सीधा सा है, सबसे पहली चीज है मीनिंगलेस एक्टिविटी में थर्ड ऑप्शन मैं बिल्कुल सबसे पहले काटने वाली हूँ, क्योंकि मीनिंगलेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से किसकी लर्निंग होती है। हम जब भी पढ़ाते हैं टीचिंग में, हम गोल ऐसा चूज करने के लिए कहते हैं जहाँ मीनिंगफुल एक्टिविटीज हो, तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे के लिए, जब हम गोल चूज करते हैं या कोई एक्टिविटी कहते हैं हम रिलेटेड होनी चाहिए, बच्चे के एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो सेकंड भी हमारा गलत है कि बच्चे की लर्निंग तब होगी जब वो रिलेटेड उसकी एक्टिविटी नहीं होगी पार्टिसिपेट करने से, तो वो सेकंड भी ऑप्शन गलत है। अब बचते हैं हमारे पास 1 और 4। यहाँ पर इसमें से बेटर कौन सा है, स्टूडेंट अच्छे से तब लर्न करेगा जब वो मैकेनिकल एक्टिविटी में पार्ट करेगा, या स्टूडेंट तब अच्छा लर्न करेगा जब उस जो भी एक्टिविटी है वो उसके रिलेटेड हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में हो। तो चाहे वो मैकेनिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी और रिलेटेड एक्टिविटी हो, अगर वो उसके कॉन्टेक्स्ट में है तो वो बहुत अच्छे से लर्न करेगा, उसकी लर्निंग होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होता है सही, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while introducing a new topic a teacher should ask question which। अगर एक टीचर नया टॉपिक पढ़ा रही है तो उस टॉपिक को से पहले वो क्या इंट्रोड्यूस उसे करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछने चाहिए। फर्स्ट, आर फ्रॉम द डोमेन कंप्लीटली अनफैमिलियर फ्रॉम स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस या क्षेत्र पूछने चाहिए जो बिल्कुल अनफैमिलियर हो, जिससे स्टूडेंट जो इसके बारे में कंप्लीटली कुछ ना जानता हो। सेकेंड, आर मच बियॉन्ड देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो उसकी बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी से बिल्कुल परे हो। थर्ड, हैज नॉट रिलेशन विद द टॉपिक टू बी टॉट। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो उसके टॉपिक से बिल्कुल अलग हो, कोई रिलेशन ही ना हो। फोर्थ, रिलेट्स द टॉपिक टू बी स्टडीड विद व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नाउ। जो आपने टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है। तो आप एक टीचर बनने वाले हैं, या आपने भी अभी कभी अपने डीएड या बीएड के अंदर प्रेजेंटेशंस दी होंगी या लेक्चर लिए होंगे। टीचर अपना लेक्चर शुरू करने से पहले किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती हैं। जनरल सी बात है, अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, और वो क्वेश्चन पूछती है जो आप जानते हैं, जिसके बारे में जो टॉपिक जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उससे आपके टॉपिक से, उनके टीचर के टॉपिक से जो टच करता है उससे क्वेश्चन पूछती है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप कुछ तो उसके बारे में जानते हैं। जो आप जानते हैं उससे फिर वो ऊपर क्वेश्चन को आगे लेकर जाया जाता है और अपने टॉपिक तक वो लेकर जाती है। यानी हमारा क्वेश्चन जो है, कौन सा आंसर ठीक होता है, 4। यहाँ पर जो है
related to topic to be studied with what students already know, जो वो जानते हैं स्टूडेंट उसके रिलेटेड जो है टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो है पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट, हैज मिनिमल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। सेकंड, हैज नो रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। थर्ड, plays a significant role in the learning process. 4, should be ignored in the learning process. सबसे पहले तो क्वेश्चन सोशल कल्चर जो है स्टूडेंट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है। फर्स्ट हमारा है सीखने की प्रक्रिया में एक मिनिमम थोड़ा सा रोल निभाता है। सेकंड हमारा है कोई रोल नहीं निभाता लर्निंग प्रोसेस में सोशल कल्चर। तीसरा हमारा है ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। फोर्थ, शुड बी इग्नोर इन द लर्निंग प्रोसेस, पूरी तरीके से उसे इग्नोर मारता है तो लर्निंग प्रोसेस को। तो यहाँ पर जो है जनरल सी बात है सोशल कल्चर की हमने थ्योरी भी पढ़ रखी है वेगोत्स्की की, कहीं ना कहीं बहुत जगह जो है उनका मानना है कि बहुत सारी चीजें हम जो है सोशल कल्चर के थ्रू ही सीखते हैं। तो सीखते हैं जनरल सी बात है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है या नहीं ही रोल प्ले करता है या इग्नोर मारता है। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। सही आंसर थर्ड है हमारा, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स अमंग हर स्टूडेंट, दिस कैन बी डन बाय। जो टीचर है वो रिफ्लेक्टिव स्किल बच्चों की डेवलप करना चाहती है या उसके साथ रिफ्लेक्टिव स्किल पर काम करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है। फर्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट टू कॉपी द कंटेंट रिटन ऑन बोर्ड, कॉपी के में लिखे गए कंटेंट को बोर्ड पर लिखने के लिए कहेगी। सेकेंड, इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को इनकरेज करेगी क्वेश्चन पूछने के लिए जो उसे समझ में आ रहा है। थर्ड, गिविंग अ पैसेज टू स्टूडेंट फॉर रोट मेमोराइजेशन, बच्चे को जो है पैसेज जो उसके हैं देने के बाद उसे याद करने के लिए रटने के लिए कहेगी। फोर, शेपिंग द स्टूडेंट बिहेवियर यूजिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएट्स, बच्चे के जो बिहेवियर है उसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है उसका उसे शेप करने के लिए शेपिंग करेगी। तो यहाँ सही आंसर जो है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, जब यहाँ पर बात हो रही है रिफ्लेक्टिव स्किल्स की बात हो रही है, बच्चे की चिंतनशील कौशल को बढ़ाने के लिए बात हो रही है, तो रिफ्लेक्टिव स्किल तब बढ़ेगी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, जो आपको समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, ना ही आपका रिटन बोर्ड पढ़ने से आपकी जो है रिफ्लेक्टिव स्किल बढ़ेगी चिंतन करने की, आपका वो भी आपको एक तरीके से रटने की तरह हो जाएगा। रोटेट मेमोराइजेशन में भी आपको रटने की बात हो रही है, और यहाँ स्टिमुलर रिस्पॉन्स में एक ही जैसे जो है मैं कुछ आपसे बात कर रही हूँ, आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं कुछ बात कर रही हूँ, तो वो एक सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है स्टिमुलर रिस्पॉन्स में, तो वहां पर भी आपका जो है रिफ्लेक्टिव स्किल जो है डेवलप नहीं होगी। तो सही आंसर क्या है, सेकंड, जहां पे आपको अंडरस्टैंड जो आप कर रहे हो वो आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको जो है चिंतन करने की आपका रिफ्लेक्टिव स्किल जो है वहां आपकी डेवलप होगी। एक टीचर कैसा होना चाहिए, अ टीचर शुड फर्स्ट डिस्करेज स्टूडेंट टू आइडेंटिटी देयर एरर देमसेल्फ, ऐसा टीचर जो स्टूडेंट को खुद के एरर निकालने में डिस्करेज करे। सेकंड, इग्नोर मिसकंसेप्शन कैरिड बाय स्टूडेंट, जो बच्चों की मिसकंसेप्शंस है उनको इग्नोर करें। थर्ड, स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन, जो बच्चों की मिसकंसेप्शंस हैं उनको बनाए रखे या मजबूत करे। लास्ट, फोर्थ, स्काफोल्ड स्टूडेंट टू करेक्ट देयर एरर देमसेल्फ, बच्चे को खुद की जो गलतियां हैं उसे ठीक करने के लिए बोले या उसको हेल्प करे। तो यहाँ पर जो है जनरल सी बात है, आप खुद एक टीचर हैं, इसमें जो इस क्वेश्चंस हैं टीचर बेस्ड हैं, तो जनरल सी बात है अगर आप बच्चे को डिस्करेज करोगे नहीं, किसी भी चीज के लिए डिस्करेज नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन गलत।
बच्चे का अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो उसको आपका काम दूर करना है, इग्नोर करना तो है नहीं। सेकंड भी गलत। तीसरा, मिसकंसेप्शन को उसके बनाए रखें, मजबूत करें, वो भी गलत। लास्ट आपका बचता है फोर। फोर जो आपका सही आंसर है, क्योंकि वहां पर जो है बच्चे के जो भी उसकी गलतियां हैं उसको स्काफोल्ड यानी उसको ठीक करने में उसकी हेल्प करे, उसको आगे बढ़े, उसके लिए इनकरेज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student is feeling very nervous and having highly anxiety before the exam. His emotional state is likely to। एक स्टूडेंट जो है वो नर्वस हो रहा है एग्जाम से पहले, एंजाइटी उसे बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो ये जो इमोशन क्या है उससे क्या होगा। कॉजेज इंटरनल मोटिवेशन फॉर परफॉर्मेंस, ये जो है इंटरनल मोटिवेशन का काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस के लिए। सेकंड, हैव नो इम्पैक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एग्जाम की परफॉर्मेंस पे। थर्ड, इम्प्रूव हिज इन परफॉर्मेंस इन एग्जाम, इसकी एग्जाइटी से जो है नर्वसनेस से उसकी एग्जाम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। फोर्थ, नेगेटिवली इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, जो बच्चे की परफॉर्मेंस होने वाली है उसका इम्पैक्ट जो है गलत पड़ेगा इसकी वजह से। तो जनरल सी बात है, हम बच्चों को कहते हैं घबराओ नहीं एग्जाम से पहले, नर्वस नहीं हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एग्जाम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जनरल सी बात है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर 4 ठीक होता है। Which of following is a correctly matched pair of a source of motivation and the type of motivation? नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही पेयर मैच करना है, जिसमें एक साइड पे सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन है, दूसरी साइड पे टाइप ऑफ मोटिवेशन है। सबसे पहला ऑप्शन है क्यूरियोसिटी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एप्रिसिएशन फ्रॉम पीयर्स, ये भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड, प्रेज ऑफ टीचर्स, ये भी आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फोर्थ, आपका ट्रॉफी इन मैच, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इनमें से अब आपको ये बताना है कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रॉफी इन मैच, ये हमारा बाहर से आ रहा है, हमारा इंटरनल नहीं है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो हमारे अंदर से खुद से आता है, तो ये भी नहीं है। प्रेज ऑफ टीचर, ये भी बाहर से हमें मिल रहा है, टीचर के द्वारा आ रहा है। एप्रिसिएशन फ्रॉम पीयर्स, ये भी हमें बाहर से मिल रहा है। हमारा आ रहा है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है मुझे खुद से आ रही है, मुझे खुद से जानना है, कहीं से मुझे बाहर से नहीं मिल रहा है। तो हमारा सही आंसर बनता है 1। क्यूरियोसिटी जो है एक सही पेयर है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक सही एग्जाम्पल है। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, which of the following will not facilitate understand of a concept? First, asking student to copy the answer from the notes given by teacher. Second, asking student to explain that concept in their own words. Third, asking student to frame principle from specific examples. Four, asking student to generate, analyze between different conditions. यहाँ पर जो है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए फैसिलिटेट नहीं है, आपको वो बताना है। जिसमें सबसे पहला जो है बच्चों को टीचर द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड होते हैं उसे कॉपी करने के लिए कहना। सेकंड में हमारा जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपने वर्ड्स में कहना। थर्ड, बच्चे को एग्जाम्पल जो है स्पेसिफिक किसी भी कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स को बनाए रखना या उसे फ्रेम करने के लिए कहना। फोर्थ हमारा है कि जो विभिन्न बच्चों की जो स्थितियां होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनके बीच में संपूरक उत्पन्न करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है हमारा जो नहीं होना चाहिए कॉपिंग। मैंने पहले भी बोला है, कॉपी करने के लिए हम कभी भी बच्चों को नहीं कहते, हमारी वहां से बच्चे की बेटर लर्निंग नहीं होती है, तो नहीं बताना है। तो मुझे यहाँ पे सही हमारा आंसर 1, आस्किंग स्टूडेंट टू कॉपी द आंसर फ्रॉम द नोट्स गिवन बाय टीचर। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।
और कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के वो समझ में आए होंगे। अब समझ में आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप हमें ऐसे ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।